हाय स्टूडेंट, बायोलॉजी की क्लास में आज हम बात करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी की। एनिमल फिजियोलॉजी में जो आज का टॉपिक होगा वो होगा डाइजेशन। डाइजेशन क्या है, किस प्रकार से ये संपन्न होता है और किस सिस्टम के थ्रू संपन्न होता है, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि आखिर ये प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। तो जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, ध्यान रखिएगा, सभी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस किसी न किसी सिस्टम के थ्रू संपन्न होती हैं। उसी प्रकार से जो डाइजेशन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ही संपन्न होता है। आइए एक फिगर के माध्यम से हम क्लियर करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। एक फिगर बनाएंगे, जनरल डायग्राम, जिसमें हम उसके विभिन्न भागों की चर्चा करेंगे। इसी फिगर के माध्यम से हम क्लियर करेंगे ये हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है स्टार्ट कहाँ से होती है, माउथ से, और रन कहाँ तक करती है, एनस तक। तो जो पहला भाग एलिमेंट्री कैनाल का होता है माउथ ही होता है, और बक्कल कैविटी के बाद जो लास्ट एक ओपनिंग एरिया होता है, इसे हम कहते हैं, जो जंक्शन रीजन होता है, कह सकते हैं क्या होता है, फायरिंग्स होता है। इसी फायरिंग्स पर हमारी ओइसोफेगस जुड़ी हुई होती है। जो ओइसोफेगस है वो कैसी होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ध्यान रखिएगा, जो फायरिंग्स का एरिया होता है, ये जो इस पर एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होती है, जिसके कारण ये जो ओइसोफेगस का पोर है वो सदैव बंद रहता है। लेकिन जब हम फूड मटेरियल ग्रहण करते हैं तो उस दौरान हमारी जो टंग होती है वो ऊपर की साइड चली जाती है और नेजोफेरिंग्स का जो पोर है उसे बंद कर देती है, और एपिग्लॉटिस थोड़ा सा पीछे श्वास नली या कह सकते हो रिस्पिरेटरी ट्यूब की तरफ खिसक करके रिस्पिरेटरी ट्रैक को बंद कर देता है, यहाँ जो रिस्पिरेटरी पोर होता है। इस तरीके से जो ओएसोफेगस का पोर है, जब एपिग्लॉटिस पीछे आती है तो क्या होता है कि ओएसोफेगस का पोर ओपन हो जाता है और भोजन से रख करके कहाँ आ जाता है, ओएसोफेगस में। तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ओएसोफेगस, इसे हम नाम देते हैं ओएसोफेगस कहते हैं। इसके बाद अगला जो भाग होता है वो होता है स्टमक का, वो होता है स्टमक। ये एरिया कहलाता है स्टमक। अगला जो भाग है वो होता है इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन की हम जब बात करते हैं तो इंटेस्टाइन दो प्रकार की होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबाई में बड़ी होती है इसकी तुलना में लार्ज इंटेस्टाइन की। तो पहले हम सबसे पहले ड्रा कर लेते हैं फिगर लार्ज इंटेस्टाइन का। इस तरीके से हम फिगर को ड्रा कर लेते हैं, एक जनरल डायग्राम। ये होगी लार्ज इंटेस्टाइन, ये होगी लार्ज इंटेस्टाइन। इस तरीके से
लार्ज इंटेस्टाइन ड्रा कर लेते हैं, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो काफ़ी बड़ी होती है और वो इसी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फोल्ड हुई होती है। इस तरीके से ये फोल्ड हुई होती है और आकर के लार्ज इंटेस्टाइन के साथ ये भी क्या हो जाती है, जुड़ती है। ये कंप्लीट एक डाइजेस्टिव सिस्टम के जो हैं प्रमुख भाग हैं, और इसमें एक एसेसरी ग्लैंड पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, सलाइवा का एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं, साथ में होती हैं। एक तो होती है पैंक्रियाज और दूसरी होती है क्या, लीवर होती है, दूसरी होती है लीवर। ये कहलाता है लीवर। और यहीं पर एक पाउच पाई जाती है जिसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर, इसे हम नाम देते हैं गॉल ब्लैडर। अगर हम इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके जो प्रमुख भाग हैं वो हैं, ये कोलन है, रीजन है, ये रीजन सीकम कहलाता है, और ये रेक्टम, ये क्या कहलाता है, रेक्टम, और ये एनस फोर है। ध्यान दीजिए, जो पहला भाग स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है वो उसे हम ड्यूडनम कहते हैं, दूसरे भाग को जेजुनम कहते हैं, और तीसरा भाग इलियम कहलाता है। इस तरीके से एक डायग्राम के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि जो प्रमुख भाग क्या हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल के, वो माउथ हैं, फायरिंग्स, ओइसोफाइगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड एनस। इंटेस्टाइन की हम बात करते हैं तो दो प्रमुख इंटेस्टाइनें होती है जो दो भागों में डिवाइड हैं, एक तो है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन और दूसरी है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके प्रमुख भाग की बात ही कर लेते हैं। माउथ, एलिमेंट्री कैनाल का जो पहला भाग है वो क्या है, माउथ एंड बक्कल कैविटी। माउथ एंड बक्कल कैविटी। और दूसरा भाग है फायरिंग्स, ओइसोफेगस, ओइसोफेगस, इंटेस्टाइन, स्टमक, अगला भाग होगा इंटेस्टाइन। और ये इंटेस्टाइन कितने प्रकार की हैं, दो प्रकार की, स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरी है लार्ज इंटेस्टाइन। अगला भाग होगा एनस। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के प्रमुख भाग की बात करते हैं तो इसमें इसके प्रमुख भाग हैं ड्यूडेनम, जेजुनम, अगला है इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं, इसके हैं सीकम, कोलन, रेक्टम, और जो लास्ट भाग है वो क्या है, एनस। ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रमुख भाग हैं। अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की। डाइजेशन की आखिर प्रोसेस क्या है, इस फिगर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की बात करेंगे हम तो उसमें क्लियर होगा कि ये जो हमारा फूड मटेरियल है उसका डाइजेशन कहाँ कहाँ संपन्न होगा।
प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की बात करेंगे तो इसकी डिफिनेशन की बात करेंगे कि आखिर इसकी एक परिभाषा भी होनी चाहिए। तो इसकी एक सिंपल सी परिभाषा है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैक्रोमॉलिक्यूल इनटू सिंपलेस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैक्रोमॉलिक्यूल of complex macromolecule into simplest absorbable form of macromolecule। ये तो इसकी एक सिंपल सी परिभाषा हुई, लेकिन इस परिभाषा में एक शब्द छिपा हुआ है, कॉम्प्लेक्स मैक्रोमॉलिक्यूल। आखिर ये कॉम्प्लेक्स मैक्रोमॉलिक्यूल क्या हैं? जो भी हम भोज्य पदार्थ या फूड मटेरियल ग्रहण करते हैं उसमें हमारा जो मैक्रोमॉलिक्यूल है वो प्रमुख रूप से है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ऑब्लिक लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, सम अदर्स। ये जो हैं प्रमुख हैं हमारे मैक्रोमॉलिक्यूल जिनका डाइजेशन हमारी एलिमेंट्री कैनाल में ही होता है। ध्यान रखिएगा, होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस बाय द हेल्प ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम व्हिच सीक्रेटेड द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसेसरी जो सहायक हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनसे क्या सीक्रेट होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होगा, और उन्हीं की मदद से ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट अपने सरल अणुओं में परिवर्तित हो जाएंगे। तो प्रमुख रूप से ये क्या है, मैक्रोमॉलिक्यूल हैं जो टूट करके अपने सरल अणुओं में परिवर्तित होंगे और फिर वो इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। सबसे पहले तो जो प्रमुख एंजाइम सीक्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेज है पहला एंजाइम, कार्बोहाइड्रेज ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करेगा। किसमें? मोनोसैकेराइड। ये प्रोटीन को जो एंजाइम है वो है प्रोटीएज। क्या है? प्रोटीएज। ये कन्वर्ट करेगा किसमें? एमिनो एसिड में। इसकी जो सरलतम यूनिट है उसमें कन्वर्ट करने का काम करेगा एमिनो एसिड। और लिपिड को लाइपेज एंजाइम क्या कर देगा, इसके सरल अणु में परिवर्तित करेगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इन समस्त मैक्रोमॉलिक्यूल का जो डाइजेशन है इनके सिंपल फॉर्म में होता है, लेकिन कहाँ कहाँ होता है ये क्लियर होगा करना है। हम अब क्लियर करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ होता है। ध्यान रखिए, जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से ही। कहाँ से? माउथ से। क्यों? क्योंकि हमारे माउथ में ही जो बक्कल कैविटी होती है उसमें जो प्रेजेंट सलाइवरी ग्लैंड होता है उसमें एंजाइम सीक्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की बात हो रही है, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन प्रमुख इसकी हेडिंग बना के रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट। और इसकी डाइजेशन की हम बात करेंगे तो स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से। माउथ में हमारी बक्कल कैविटी में 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। कितनी? 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड। और वो सलाइवरी ग्लैंड जो हैं पैरोटिड, दूसरी है
सबलिंगुअल, तीसरी है सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। ये तीन प्रमुख ग्रंथियां हैं या ग्लैंड्स हैं जो क्या करती हैं, मिलकर के सलाइवा सिक्रीट करती हैं। और इन्हीं सलाइवा में प्रमुख एंजाइम जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं टाइलिन और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, टाइलिन और लाइसोजाइम नामक दो प्रमुख एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कराते हैं। कौन से एंजाइम है वो? टाइलिन है। तो हम बात करते हैं किसकी? कार्बोहाइड्रेट के पाचन की। और उसमें हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है स्टार्ट कहाँ से हो जाता है? माउथ से, और माउथ में प्रेजेंट होती हैं सलाइवरी ग्लैंड। भोज्य पदार्थ में जो कार्बोहाइड्रेट है प्रमुख रूप से वो क्या है? स्टार्च। इस पर टाइलिन नामक एंजाइम अटैक करेगा, टाइलिन एंजाइम, और इसे कन्वर्ट करेगा माल्टोज में। किसमें? माल्टोज में। माल्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है। अब ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में हो जाता है। मैंने बताया दूसरा एंजाइम जो लाइसोजाइम है वो जब हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तो हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया या भोज्य पदार्थ में बैक्टीरिया होते हैं, फूड मटेरियल्स में, उनमें प्रेजेंट बैक्टीरिया को किल करने का काम लाइसोजाइम करता है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, लाइसोजाइम का जो प्रमुख कार्य क्या है कि भोज्य पदार्थ फूड मटेरियल्स में प्रेजेंट बैक्टीरिया को किल करने का काम है इसका। और दूसरा जो एंजाइम है टाइलिन है, उसका काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना। और जो कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड या ऑलिगोसैकेराइड के रूप में उपस्थित हैं उन्हें क्या करता है? टाइलिन नामक एंजाइम माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। कौन से? स्टार्च को। किसमें? माल्टोज से। ध्यान रखिएगा, अभी तो हमने बात की माउथ की। अब दूसरा जो ऑर्गन होगा ओइसोफेगस। ओइसोफेगस, ओइसोफेगस की बात करते हैं तो ओइसोफेगस में यहाँ किसी भी प्रकार से डाइजेशन नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू भोज्य पदार्थ क्या होता है? फूड मटेरियल सिरक करके कायम के रूप में कहाँ आ जाता है? स्टमक में। कहाँ पर? देयर इज नो डाइजेशन, यहाँ कोई किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं स्टमक की। स्टमक में क्या होता है? स्टमक में भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो माध्यम होता है वो होता है अम्लीय। यहाँ माध्यम कैसा होता है? अम्लीय होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर HCl सिक्रीट होता है। क्या सिक्रीट होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी वजह से यहाँ माध्यम कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है, और इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहाँ भी रुक जाता है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन की इंटेस्टाइन में। किसमें? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में दो सहायक ग्लैंड्स हमने बताया, एसेसरी ग्लैंड्स हैं। एक तो लीवर है, दूसरी क्या है? पैंक्रियाज है। ध्यान रखिएगा, लीवर से भी कोई विशेष प्रकार का एंजाइम सीक्रेट नहीं होता है। इसमें जो बाइल पिगमेंट आता, बाइल जो आता है उसमें होता क्या है? वसा, या आप कह सकते हो लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज एंजाइम का सिक्रीशन होता है, वो भी काफ़ी माइन्यूट मात्रा में। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, विशेष कोई प्रभाव नहीं है लीवर में उपस्थित जो बाइल है। कहाँ पर बाइल इकट्ठा होता है? गॉल ब्लैडर में। बनता कहाँ पर है? लीवर से। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि लीवर के द्वारा जो सिक्रेट एंजाइम है उसमें कोई विशेष जो है डाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। अगर हम बात करते हैं पैंक्रियाटिक जूस की, जो पैंक्रियाटिक जूस है पैंक्रियाज से सिक्रीट होता है, उसमें जो क्या होता है? उसमें एमाइलेज एंजाइम सिक्रीट होता है। कौन सा एंजाइम? एमाइलेज, जो क्या करता है? तोड़ने का काम करता है। किसको? स्टार्च को। मैंने बताया कि अभी भोज्य पदार्थ जो आया स्टमक में, वहाँ क्या हुआ? डाइजेशन के, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की प्रक्रिया रुक जाती है, लेकिन जो बचे हुए कार्बोहाइड्रेट हैं स्टार्च के रूप में,
यहाँ जब पहुँचते हैं इंटेस्टाइन में, तो यहाँ जो है एमाइलेज एंजाइम एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को तोड़ देता है, किसमें? माल्टोज में। अब इंटेस्टाइन की बात हो रही है, तो इंटेस्टाइन की जो वाल है उसमें भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड पाई जाती हैं, और जिनमें से इंटेस्टाइनल ग्लैंड में से क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है, और जिनमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेज एंजाइम सीक्रेट होते हैं। वो प्रमुख एंजाइम क्या क्या हैं? माल्टेज है, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, ये 3 प्रमुख एंजाइम सीक्रेट होते हैं, और इन्हीं की मदद से कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन लगभग संपन्न हो जाता है। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। आप माल्टोज को तोड़ने का काम कौन करेगा? माल्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? माल्टेज। कन्वर्ट कर देगा किसमें से? ग्लूकोज के रूप में। किसमें? ग्लूकोज। दूसरा है लैक्टेज एंजाइम। कौन होगा? लैक्टेज एंजाइम होगा। कन्वर्ट किस में करेगा? गैलेक्टोज में, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। और तीसरा है सुक्रोज। सुक्रेज एंजाइम अटैक करेगा और इसे तोड़ देगा फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज। तो इस तरीके से आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन यहीं पर संपन्न हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की। अगर प्रोटीन के डाइजेशन की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, प्रोटीन का डाइजेशन जो है स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टमक से। कहाँ से? स्टमक से। माउथ में कोई भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम सीक्रेट नहीं होता है, इसकी वजह से यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है। तो जो डाइजेशन स्टार्ट होता है प्रोटीन का, कहाँ से होता है? स्टमक से। ध्यान रखिएगा, कहाँ से? स्टमक से डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्टमक। स्टमक में होते क्या हैं? जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उनमें से विभिन्न प्रकार के एंजाइम सीक्रेट होते हैं। कौन कौन से हैं वो? पेप्सिन है, पेप्सिन, और दूसरा है रेनिन। प्रोटीन पर पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा? अटैक करेगा और कन्वर्ट कर देगा इसे किसमें? प्रोटीएजेज और पेप्टोन्स में। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन। कन्वर्ट किस में करेगा? प्रोटीओजेज प्लस पेप्टोन्स। और दूसरा जो रेनिन है, ध्यान रखिए, जो रेनिन एंजाइम है ये दूध की केसिन प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, और वयस्कों में इसका सिक्रीशन नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड में, जो बच्चे पैदा होते हैं, छोटे बच्चों में ही रेनिन एंजाइम क्या होता है?
सिक्रीट होता है, तो ये अटैक किस पर करता है? दूध की केसीन प्रोटीन पर। किस पर? दूध की केसीन प्रोटीन पर। और इसे तोड़ देता है किसमें? कैल्शियम पैराकैसिनेट, पैराकैसिनेट, और इसका ठोस भाग होता है। तो इस तरीके से स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है और पहुंचता कहाँ पर है? इंटेस्टाइन में। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो मैंने बताया था कि कोई विशेष एंजाइम यहाँ पर सीक्रेट नहीं होता है। कहाँ पर? लीवर में। तो प्रोटीन पर जो एंजाइम होता है वो एंजाइम सीक्रेट होता है कहाँ से? पैंक्रियाज से। और पैंक्रियाज से एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीओजेज प्लस पेप्टोन्स इस पर अटैक करेगा पैंक्रियाज से सीक्रेट हुआ एंजाइम ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन। और इसे तोड़ देगा दो भागों में, पॉलीपेप्टाइड प्लस एमिनो एसिड। और फिर से जो ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम अटैक करेगा पॉलीपेप्टाइड पर, और एमिनो एसिड, यहाँ एमिनो एसिड लिखना था, एमिनो एसिड पर, और इसे कन्वर्ट कर देगा सिंपल फॉर्म में इसके पेप्टाइड में प्लस एमिनो एसिड। और जो इंटेस्टाइन में सीक्रेट होता है इंटेस्टाइनल जूस, उसमें जो एंजाइम होता है एक सामूहिक एंजाइम होता है, वो होता है इरेक्सिन। वो इस पेप्टाइड को क्या कर देता है, या प्रोटीजेज को कंप्लीट रूप से डाइजेस्ट कर देता है सिंपल एमिनो एसिड के रूप में। इरेप्सिन एंजाइम। इस तरीके से प्रोटीन का जो डाइजेशन है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे डाइजेशन ऑफ फैट की। डाइजेशन ऑफ फैट, ध्यान रखिएगा फैट का कोई विशेष डाइजेशन माउथ में नहीं होता है, लेकिन अगर स्टमक की बात करते हैं तो वहाँ गैस्ट्रिक लाइपेज का सिक्रीशन होता है जो फैट को फैटी एसिड में तोड़ने का काम करता है, और उसके ग्लिसरॉल के अणु में 90 से 95% जो है वसा का, या आप कह सकते हो लिपिड्स का डाइजेशन हो जाता है। और उस पर कौन सा एंजाइम अटैक करता है? लाइपेज एंजाइम। कहाँ पर? पैंक्रियाज से भी लाइपेज एंजाइम का सिक्रीशन होता है, और मैंने बताया स्टमक से भी। और अंततः इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में लिपिड्स का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। और लिपिड्स पर कौन सा एंजाइम अटैक करता है? लाइपेज, और कन्वर्ट कर देता है इसे फैटी एसिड में प्लस ग्लिसरॉल में। इस तरीके से जो हमारे प्रमुख रूप से मैक्रोमॉलिक्यूल हैं उनका कंप्लीट जो है डाइजेशन संपन्न हो जाता है। और डाइजेशन के फलस्वरूप जो भी ये हमारे सरल अणु में आते हैं इनके एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है कि ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद इन स्मॉल माइक्रोमॉलिक्यूल अणुओं का एसिमिलेशन की प्रक्रिया होती है। और एसिमिलेशन की प्रक्रिया आखिर क्या है? इन्हीं अणुओं का क्या होता है? जीव द्रव्य में विलय हो जाता है। यही जो स्मॉल माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं इनका क्या होता है? जीव द्रव्य में विलय हो जाता है, और यह प्रक्रिया कहलाती है एसिमिलेशन। तो इस तरीके से एसिमिलेशन संपन्न होता है,
और ये होल प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाती है। जो अपशिष्ट मटेरियल है वो क्या कर दिया जाता है, एनएस के थ्रू शरीर से बाहर किया जाता है। थैंक यू।